कल चर्चा कर रहे थे, कल चर्चा किए थे कि हमारे सामने चार शब्द हैं और चार शब्द का मतलब क्या होता है। कल हम आपको बताए थे पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। पॉलिटी को हिंदी में कहा जाता है राज व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस को कहा जाता है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स को कहा जाता है राजनीति, एवं कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, संविधान। उसमें से मैं आपको कल बताया था कि ये तीन शब्द हैं, उसमें से एक शब्द कॉमन दिख रहा है आपको। वो शब्द कौन सा है? पॉली शब्द है। और पॉली शब्द बना किससे है? तो पॉलिस शब्द से बना है। और पॉलिस शब्द का मतलब क्या होता है? शहर राज्य या नगर राज्य होता है। एक शब्द में कहें तो उसको क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। और ये पॉली शब्द आया कहाँ से है? तो आया है यूनान से। कहाँ से आया है आपका? यूनान से आया है। ये कहानी थी। और उसके बाद बताया कि भैया अगर हमने ये राज्य को डिफाइन कर लिया तो इसका मतलब ये है कि इसमें से हम तीन शब्दों को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने कल कहा था आपको राज्य किसको कहते हैं। तो कल मैं आपको बताया था राज्य किसको कहते हैं। तो राज्य उस क्षेत्र को कहा जाता है जिस क्षेत्र में कितने तत्व पाए जाते हैं? चार तत्व पाए जाते हैं। वो क्षेत्र छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, चार तत्व का होना आवश्यक है। चार तत्व जहां पाए जाएंगे वो सब क्षेत्र क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। तो एक तत्व है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका राज्य कहलाएगा। तो अब देश भी एक प्रकार के क्या होते हैं? राज्य होते हैं। जो देश हैं आपके वो भी क्या कहलाते हैं? अब राज्य कहलाते हैं। चाहे भारत को बोलो तो भारत भी राज्य है, श्रीलंका को बोलो श्रीलंका भी राज्य है। ये सब क्या है? आपके राज्य है। तो हमने एक क्षेत्र को क्या कहा है? राज्य। अब क्यों कहे हैं? तो क्योंकि यहाँ चार तत्व पाए जाते हैं। तो इसी क्षेत्र की व्यवस्था कैसे की जाती है उसको कहाँ पढ़ेंगे हम? राज्य व्यवस्था में। इसी क्षेत्र की व्यवस्था कैसे की जानी है वो कहाँ पढ़ेंगे हम? राज्य व्यवस्था में। अब व्यवस्थाएं बहुत प्रकार की है। उन व्यवस्थाओं में सबसे अच्छा बुरा कौन सा क्षेत्र के लिए कौन सा अर्थव्यवस्था, कौन सी व्यवस्था अच्छी रहेगी? ठीक है। अगर बात करें तो कौन से क्षेत्र के लिए हमारे पास कौन सी व्यवस्था अच्छी रहेगी, कौन सी अर्थव्यवस्था, सॉरी, कौन सी व्यवस्था की आपकी विशेषता क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, इस सब के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा। तो वो जब चर्चा करने का केवल अध्ययन मात्र का विषय हो जाता है वो क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। व्यवस्थाएं बहुत प्रकार की है। उन व्यवस्थाओं में कौन सा अच्छा है, कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाना चाहिए हमें, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत प्रकार की, अध्यक्षीय है, संसदीय है, धर्मतंत्र है, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है। ये सब व्यवस्थाओं में कौन सा अच्छा व्यवस्था हो सकता है किस क्षेत्र के लिए, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान कहलाता है। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान का जब लोगों के ऊपर विस्तार होता है तो वो क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। अब किसी भी चीज की व्यवस्था चलाने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? नियम और कानून। और नियम और कानून जहां लिखे होते हो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो हमारे देश को चलाने के लिए नियम और कानून का एक किताब है, एक पुस्तक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। कल यही थे। कल फिर थोड़ा सा मैं आपको बताया था संविधान को आप संधि विच्छेद करेंगे तो समधन विधान बनेगा। सम का मतलब होता है समान, विधि का मतलब, विधान का मतलब होता है विधि, और विधि का मतलब होता है नियम और कानून। तो राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून का एक पुस्तक है, किताब है हमारे देश में, उसको क्या कहा गया है? संविधान कहा गया है। कल यहीं तक आए थे, है नहीं? यहीं तक थे ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, अब कहीं पढ़े होंगे सर आप तो कि एक लिखित संविधान भी होता है और दूसरा अलिखित संविधान होता है। ये आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो थोड़ा समझिए, लिखित और अलिखित नाम से कुछ होता तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं लिखित और अलिखित होता है। मान लो ये भारत के संविधान का एक पुस्तक है। अब इस पुस्तक में नियम और कानून पर भारत को चलाने के लिखे हुए हैं। अब बताओ इसको कौन याद करके रख सकता है? भाई कोई ना कहीं लिख के आपको क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो कोई उसको याद करके नहीं रख सकता है। तो संविधान लिखित और अलिखित तो आप पढ़ते हैं, सुने होंगे। ब्रिटेन के संविधान क्या है? अलिखित है। भारत का संविधान क्या है? लिखित है। समझना, अगर बात करते हैं तो दो संविधान आपको देखने को मिलता है। एक संविधान देखने को मिलता है लिखित संविधान, और दूसरा क्या देखते हैं आप? अलिखित संविधान। ये आपको देखने को मिलता है। थोड़ा समझिए। अब देखिए, देखो हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या होता है? आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। और हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान क्या होता है? लागू होता है ये। अब बताओ, क्या 15 अगस्त 1947 से पहले या 26 जनवरी 1950 से पहले हमारा देश नहीं चल रहा था का? चल ही रहा था ना। मतलब सिंपल से अगर बात करते हैं तो 15 26 जनवरी
50 से पहले भी हमारे देश की व्यवस्था चल रही थी, संविधान तो नहीं था, लेकिन इससे पहले भी हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे देश में नियम और कानून थे। क्या थे? नियम और कानून थे। और ये जो नियम और कानून थे वो कैसे थे? तो नियम और कानून हमारे यहाँ टुकड़ों में थे, मतलब कहने का मतलब अलग अलग जगह में थे, एक ही पुस्तकों में नियम और कानून नहीं रखे गए थे। सब क्या थे? जब आवश्यकता अनुसार क्या किए गए थे? नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे, उसको अलग अलग पार्ट में रख दिया गया था, तब तो चल रहा था ना व्यवस्था, ऐसी तो चलता नहीं। तो 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश में नियम और कानून थे, वो कैसे थे? आपके टुकड़ों में थे। जब देश आजाद हुआ हमारा, तो हमने सोचा जो नियम और कानून हमारे टुकड़ों में हैं उसको हम क्या करेंगे? एक साथ रखेंगे, मतलब एक ही किताब में क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। तो ये सोचा हमने। तो बोला कि ये जो टुकड़ों में कानून है उसको एक ही किताब में मर्ज कौन करेगा? तो बोला कि इसके लिए हम एक समूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समूह। एक लोगों का समूह होगा, वही लोगों का समूह जितने हमारे नियम और कानून है उसको एक किताब में क्या कर देगा? बोलता है मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? उनको मर्ज कर देंगे। किनका कहना था ये? हमारे देश में आजादी होने के बाद हमारे जो भी हमारे संविधान बनाने वाले थे या हमारे देश को आजाद कराने वाले लोग थे, उनका ये मानना था कि जो नियम और कानून हमारे टुकड़ों में हैं, उन नियम और कानून के टुकड़ों को हम क्या कर देंगे? एक जगह एकत्रित कर देंगे। लेकिन करेगा कौन? समूह। और इस समूह को हमने क्या नाम दिया था? उस समूह को नाम दिया जाता है संविधान सभा। उस समूह को क्या का नाम दिया गया? संविधान सभा। मतलब नियम और कानून को एकत्रित करने वाले एक समूह बना, उस समूह का क्या नाम था? संविधान सभा। और यही संविधान सभा ने जो भी नियम और कानून थे भारत में, उस सब को एक जगह क्या कर दिया? एकत्रित कर दिया। क्या कर दिया? एकत्रित। जो टुकड़ों में नियम और कानून थे वो सबको क्या कर दिया गया? एकत्रित कर दिया गया। किसके द्वारा? एक समूह के द्वारा। उस समूह को नाम क्या दिया गया? संविधान सभा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक भैया, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ है, लेकिन उससे पहले भी तो हमारे देश की व्यवस्था चल रही थी। तो कैसे चल रही थी? तो उस समय भी नियम और कानून थे, लेकिन वो नियम और कानून कैसे थे? टुकड़ों में थे। अब उस टुकड़ों के नियम और कानून को देश आजादी के बाद हमने सोचा कि उसको क्या करेंगे? एक जगह एकत्रित करेंगे। लेकिन करेगा कौन? तो उसके लिए हम बनाएंगे, बोलता है समूह। और समूह का नाम क्या दिया जाएगा? संविधान सभा। ठीक, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? तो लिखित संविधान का मतलब ये होता है जिस देश ने संविधान सभा बनाया, जिस देश ने क्या बनाया? संविधान सभा बनाया। मतलब क्या बनाया? समूह बनाया एक, जिसको हम लोग क्या नाम दिए? संविधान सभा। जिस देश ने भी संविधान सभा बनाया और उसने अपने नियम और कानून को एकत्रित किया, जो भी उसके नियम और जो क्या थे आपके कानून थे, नियम और कानून के क्या कर दिया इन्होंने? एक जगह क्या कर दिया? एकत्रित कर दिया। तो ऐसे देश के सभी संविधान क्या संविधान कहलाते हैं? लिखित संविधान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिखित संविधान। जिस देश ने संविधान सभा बनाया है और नियम और कानून जो टुकड़ों में थे, वो सब नियम और कानून को एक जगह क्या कर दिया गया? एकत्रित कर दिया गया। उस देश के संविधान क्या कहलाते हैं? लिखित संविधान कहलाते हैं। जैसे भारत का संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे पाकिस्तान का संविधान, जैसे नेपाल का संविधान, ये सब देशों ने क्या किया है? संविधान सभा बनाया। और संविधान सभा बना के अब जितना भी नियम और कानून थे उस सब को एक जगह क्या कर दिया? एकत्रित कर दिया, कंपाइल कर दिया। उस सब को क्या कहा जाता है? वो सब देश के संविधान को क्या कहा जाता है? आपके लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, भावना जी, प्रियंका जी, विवेक जी। ठीक, तो लिखित संविधान किसको कहेंगे? तो लिखित संविधान उसको कहेंगे जो क्या करेगा? अपने नियम और कानून को जो एकत्रित करने के लिए एक समूह बनाया, उस समूह को नाम क्या दिया है? संविधान सभा। तो जिस देश ने भी संविधान सभा का गठन किया है और अपने नियम और कानून को एक जगह एकत्रित कर दिया है, उसको क्या कहा जाएगा? लिखित संविधान कहा जाएगा। समझ में आया बात? दूसरा चीज, अगर किसी देश ने अभी तक संविधान सभा का निर्माण नहीं किया है, किसका निर्माण नहीं किया है? संविधान सभा नहीं बनाया है अभी तक, किसका गठन नहीं किया है? संविधान सभा का। आज भी वो उसके नियम और कानून जो हैं, वो जो आज भी उसके नियम और कानून हैं, वो कैसे हैं? टुकड़ों में हैं। कैसे हैं? टुकड़ों में हैं। मतलब एक जगह कंपाइल नहीं है उसके देश की व्यवस्था को चलाने के लिए। और आज भी ऐसे देश अपने रूढ़ी या प्रथा के अनुसार देश को चला रहे हैं। किसके अनुसार? जो रूढ़ी और प्रथा है उनके अनुसार देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। वैसे देश के संविधान क्या कहलाते हैं? अलिखित संविधान कहलाते हैं। ये भी लिखा होता है, लेकिन अलिखित क्यों कहते हैं? तो क्योंकि उन्होंने उसके नियम और कानून क्या है? टुकड़ों में है। ये भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या है?
टुकड़ों में है। जैसे आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखना, जैसे ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित कहलाता है, सऊदी अरब का संविधान अलिखित कहलाता है, ये अलिखित संविधान है। न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित कहलाता है, न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित, कनाडा का संविधान अलिखित कहलाता है। ये जो संविधान है क्या है, अलिखित। क्यों? क्योंकि आज तक इन्होंने संविधान सभा का क्या नहीं किया, निर्माण नहीं किया है। समझ में आया बात यहां तक? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसको लिखित और किसको अलिखित कहते हैं। क्लियर हुआ? किसको लिखित कहा जाएगा और किसको अलिखित कहा जाएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई साहब, क्लियर? चलो लिख लोगे तो बताना। देखते हैं सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है जी? भारत का है। किसका है? भारत का। सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका। अगर अमेरिका में आया और मोरक्को भी ऑप्शन में, तो मोरक्को देख के लगाना ना, दोनों में से एक, दोनों में से एक आएगा। ऑप्शन में एक रहेगा, या तो मोरक्को रहेगा, मोरक्को रहेगा, या तो क्या रहेगा, अमेरिका, दोनों में से एक हो सकता है। सबसे पुराना लिखित संविधान, सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है जी? हाँ, अमेरिका का ही है। सबसे नया लिखित संविधान, सबसे नया लिखित संविधान, और ये है आपका नेपाल का। नेपाल का संविधान पहले था, लेकिन फिर से रिपब्लिश किया गया 2015 में, फिर से उसको बनाया गया है। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सबसे नया संविधान और सबसे पुराना संविधान, सबसे बड़ा संविधान, सबसे छोटा संविधान, लिखित रूप से ना, क्योंकि अलिखित का कोई वैल्यू नहीं है जी, अलिखित में क्या देखेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिखित में ही होगा सबसे। हाँ, अब अलिखित नियम बनते हैं ना अलग अलग। जैसे हमारे यहाँ देश को चलाने के लिए, जैसे अभी देश को चलाने के लिए आपके यहाँ कई नियम हैं, जैसे अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम है, बाल संरक्षण अधिनियम है, उसमें होते हैं धारा, संविधान में होते हैं अनुच्छेद। तो अलिखित जो संविधान है उसमें नियम और कानून, बस एक पुस्तक नहीं है वो नियम और कानून क्या है, टुकड़ों में है, उसके अनुसार से वो देश चल रहा है। वहां कोई व्यवस्था को चलाने के लिए कोई एक पुस्तक नहीं है। क्या नियम और कानून कैसे हैं, टुकड़ों में है, तो नियम बना है उसके यहाँ। क्या बना है? नियम। उसके यहाँ कोई एक पुस्तक नहीं है जो नियम और कानून का क्या होगा। तो हमारे यहाँ संविधान का जो क्लॉज है उसको क्या कहा गया है, अनुच्छेद। ठीक है, लेकिन नियम के अंदर जो होते हैं उसको कहते हैं धारा। उसको क्या कहते हैं? धारा। तो धारा के अनुसार चलना है। हमारे में क्या है, हमारे में कोई अनुच्छेद में हमने क्या बातें तो लिखी है बस, मतलब ये ऐसा करना है, अनुच्छेद कोई बड़ा चीज थोड़ी है, उसके अंदर जो बात लिखा है वो बड़ा चीज है। अब वो अनुच्छेद की जगह आप क्या लिख दो, प्रयास लिख दो, प्रयास वन, तो क्या होगा उससे? अनुच्छेद कोई बड़ा चीज नहीं है, उसके अंदर जो बात लिखा है वो बड़ा चीज है। समझ में आया बात? अंदर में जो बातें लिखी हैं वो बड़ा चीज है आपके लिए। तो उसके यहाँ भी नियम और कानून है। क्या है उसके यहाँ? नियम और कानून। तो नियम और कानून के अनुसार से क्या चल रहे हैं, उसके देश चल रहे हैं। भाई जरूरत पड़ा तो उसके यहाँ भी संसद है, संसद का द्वारा क्या बना दिया गया, नियम, और नियम से वैसे चल रहा था। हमारे यहाँ अनुच्छेद था क्या 26 जनवरी 1950 से पहले? नहीं था। हमारे यहाँ क्या थे, कानून, कानून थे। भारत शासन अधिनियम 1935 था, रेगुलेटिंग एक्ट था 1774 का, 73 का, सुने होंगे ना। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का। वैसे ही हमारे पास 1919 का अधिनियम था, 1858 का भारत शासन अधिनियम था, पढ़े हो गए ये। चार्टर एक्ट था हमारे यहाँ, ठीक है, 1813, 1833, 1853 में चार्टर एक्ट आए थे। पार्लियामेंट्री सुधार आया था 1909 में। तो ये सब अधिनियम थे, उसी अधिनियम के माध्यम से क्या चलते थे, देश की व्यवस्था चलता था। लेकिन उसमें क्या होते थे, एक कागज है वो, उस कागज में नियम लिखे, उसको कागज में जो नियम लिखे उसको क्या कहा जाता था, धारा। उसमें नंबर लिखे होते थे, उसको क्या कहते थे, धारा। जिसके यहाँ संविधान नहीं है उसके यहाँ अनुच्छेद नहीं होगा, उसके यहाँ क्या होगा, धारा। समझ में आया बात? जैसे मान लो हमारे यहाँ भी संविधान नहीं होता तो हमारे यहाँ क्या होते,
मतलब एक नियम और कानून का पुस्तक नहीं होता, हम नियम बनाते। जैसे देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति चुनाव ऐसे होगा, हम इसके लिए क्या बनाते, एक कानून बनाते। कहाँ बनाते कानून? संसद में। तो कानून बनता तो कानून के अंदर क्या होते, धारा होते। क्या होते? धारा। समझ में आया बात? बताएंगे थोड़ा ये अनुच्छेद अनुसूची भाग में क्या अंतर है, फिर समझ में और आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, देश कहूं या राज्य कहूं, थोड़ा समझना। देश या राज्य, ये जो देश है या राज्य है, ये चार प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से हो सकते हैं? चार प्रकार से, ठीक। इसके चार रूप हो सकते हैं। एक रूप को कहा जाता है संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य, कल इसके बारे में आपको बताया था मैं थोड़ा, ठीक। दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा है उपनिवेश राज्य। उपनिवेश राज्य, ये दूसरा हो सकता है आपका उपनिवेश राज्य। तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा है आपका औपनिवेशिक राज्य। औपनिवेशिक राज्य, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चौथा अगर बात करते हैं तो चौथा होता है आपके सामने संरक्षित राज्य। ये चार राज्य आपको देखने को मिल सकता है विश्व में। यही चार राज्य को हम देश या किसके नाम से जानेंगे, तो राज्य के नाम से जानेंगे, क्योंकि देश और राज्य एक ही होगा। बस कितने होने चाहिए उसके तत्व? चार तत्व। कभी नहीं भूलना, कितने तत्व होने चाहिए? चार तत्व। ये चार प्रकार के आपको राज्य देखने को मिल सकते हैं। कितने प्रकार के राज्य देखने को मिल सकते हैं विश्व में? चार प्रकार। एक राज्य कौन सा होगा? संप्रभु राज्य। एक राज्य कौन सा होगा आपका? उपनिवेश राज्य। एक होता है औपनिवेशिक राज्य, एक होता है कौन सा? संरक्षित राज्य। संप्रभु राज्य किसको कहते हैं? तो मैं आपको बताया हूं, ऐसा राज्य जिसको अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले, कल बताया हूं आपको मैं, आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में, या आंतरिक हो या बाह्य हो, ये दोनों मामले में अगर उसको कुछ निर्णय लेना हो तो निर्णय लेने में क्या होता है? वो स्वतंत्र हो, सक्षम हो, किसी का वो हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है, किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है। वैसे अगर बात करते हैं तो ऐसे देश या राज्य क्या कहलाते हैं? संप्रभु राज्य कहलाता है। जैसे भारत है, भारत को पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है तो चाइना से पूछ के करेगा क्या? नहीं करेगा। भारत के सरकार को भारत के अंदर कुछ करना है तो पाकिस्तान से पूछ के करेगा क्या? नहीं करेगा। जैसे हमें जो करना है वो अपने मर्जी से हम कर सकते हैं। संप्रभु राज्य का मतलब क्या होता है? तो जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, सक्षम हो, तो वह क्या कहलाता है? संप्रभु राज्य। समझ में आया बात? ठीक। दूसरा ध्यान रखना है आपको, दूसरी कहानी है, तो दूसरी कहानी है आपका उपनिवेश राज्य का। तो देखना, राज्य एक है ये और ये राज्य दो है, दो राज्यों की कहानी है इसमें। मान लो राज्य एक जो है, राज्य एक दो जो है, ये जो राज्य एक आपको दिख रहा है वो राज्य दो के अधीन है। अधीन का मतलब होता है गुलाम है उसका। क्या है वो? गुलाम है। मान लो एक देश दूसरे देश का क्या है? गुलाम है। देश कहूं या राज्य, एक ही मतलब हो गया। अभी तो भाई बताया ना, भारत भी एक प्रकार का क्या है? राज्य है। भले हमने क्या कहा है उसको देश, लेकिन भारत भी एक प्रकार का क्या है? राज्य है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर राज्य एक राज्य दो के क्या है? अधीन है या गुलाम है, तो ये राज्य एक उपनिवेश राज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपनिवेश राज्य। जैसे भारत की कहानी है, भारत 15 अगस्त 1947 से पहले किसके उपनिवेश थे जी? ब्रिटेन का। क्योंकि हम ब्रिटेन का क्या थे? गुलाम थे। तो जो गुलाम देश होता है उसको क्या कहा जाता है? उपनिवेश राज्य। समझ में आ रहा है बात? संप्रभु राज्य किसको कहते हैं? तो संप्रभु राज्य कहते हैं जो इसको अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या होता है? पूर्ण सक्षम होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संप्रभु राज्य कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? मैं अभी 2 4 8 दिन, कम से कम 5 6 दिन तो केवल बेसिक क्लियर करूंगा शब्द, ठीक है? सिलेबस में भी नहीं आएंगे। अभी क्या होगा? केवल शब्दों का फेर, क्योंकि बड़ा बड़ा शब्द है उसको मैं पहले परिभाषित कर देता हूँ, फिर बाद में जब आया शब्द तो बोक बाय देखना नहीं है, समझ जाना है कि हाँ ये है। बाद में जैसे आया उपनिवेश राज्य क्या होता है, तो आपको समझ जाना है कि एक राज्य दूसरे राज्य का क्या हो? गुलाम हो, अधीन हो, तो क्या कहलाता है? उपनिवेश राज्य कहलाता है। समझ में आ रहा है बात? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। संप्रभु राज्य समझ में आना चाहिए। संप्रभु का मतलब जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या हो? सक्षम हो या स्वतंत्र हो, उसको क्या कहा जाता है? संप्रभु राज्य कहते हैं। ठीक है, चलिए राज्य औपनिवेशिक राज्य की कहानी, फिर राज्य एक स्टेट 1 और स्टेट 2, फिर औपनिवेशिक राज्य की कहानी समझिए।
औपनिवेशिक राज्य का मतलब क्या होता है, ये जो राज्य है ये पूर्णतः तरह से स्वतंत्र है। राज्य एक पूर्ण तरह से क्या है, स्वतंत्र है। उसको जो भी नियम और कानून बनाना है वो अपने हिसाब से नियम और कानून बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर देश का या हर राज्य का कोई ना कोई क्या होता है, मुखिया। जैसे जिस मुखिया की बात करते हैं उस मुखिया को हम कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष। जैसे भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है जी, राष्ट्रपति। वैसे ही हर देश में हर देश का एक क्या होगा, मुखिया हो, क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष। लेकिन औपनिवेशिक राज्य की कहानी में क्या होता है, अगर कोई देश औपनिवेशिक राज्य है तो याद रखना उस देश को अपना राष्ट्राध्यक्ष चुनने का अधिकार नहीं होता है, अपने राष्ट्राध्यक्ष बनाने का अधिकार नहीं होगा। ये राष्ट्राध्यक्ष हमेशा दूसरे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, मान लो S2 में राज्य 2 में मतलब राम नाम का कोई व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष है, तो यही राम राज्य 1 का भी क्या होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा, याद रखना। तो ऐसे राज्य को क्या कहा जाता है, औपनिवेशिक राज्य कहा जाता है। एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, डोमिनियन स्टेट कहते हैं इसको, अगर मतलब एक देश का पूरा स्वतंत्र है लेकिन उसका देश में उसको राष्ट्राध्यक्ष चुनने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जो राज्य 2 होगा, कोई होगा जो उसके ऊपर उसका राजा ही क्या इसका राजा कहलाएगा या उसका अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष कहलाएगा। तो ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं, औपनिवेशिक राज्य कहलाते हैं। भारत ने भी 1928 में ऐसी राज्य की मांग किया था, किससे, ब्रिटेन से। बोला था कि हमें आजाद कर दो और हमारा देश का जो भी क्या होगा, मुखिया होगा, आपके देश के मुखिया के नाम से जाना जाएगा। ये मांग हमने किया था कब, 1928 में। हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हमने क्या कर दिया, हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दे। फिर बाद में कैसे स्वतंत्र हुए, पूर्ण स्वतंत्रता। अगर कोई इतिहास में कोई गुलाम रहा होगा किसी देश का, कोई भी किसका गुलाम रहा होगा, किसी देश का, तो इन्हीं शर्तों के साथ कभी कभी क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आज भी ब्रिटेन के क्या हैं, औपनिवेशिक राज्य हैं। उनको अपना राष्ट्राध्यक्ष चुनने का अधिकार नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष कौन होंगे, जो ब्रिटेन का राजा या रानी होगा वही क्या होगा, राष्ट्राध्यक्ष कहलाएगा। किसका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। आज भी देखना ऑस्ट्रेलिया के झंडा में और न्यूजीलैंड के झंडा में ब्रिटेन का झंडा दिखता है। कारण यह है क्योंकि उसका क्या है, वो औपनिवेशिक राज्य। तो ऐसे राज्य जिसको पूरा तरीके से स्वतंत्र है, नियम कानून सब बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष चुनने का अधिकार उसको नहीं होता है। अब ये कैसे होगा, तो कभी ना कभी उसके ऊपर हमने क्या किया है, शासन। तभी इन्हीं शर्तों के साथ क्या होता है, वो अलग होता है। समझ में आया बात। तो ये कहलाता है औपनिवेशिक राज्य। क्लियर, क्लियर ना, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले हो, कोई दिक्कत, क्लियर। चलो, संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य की कहानी थोड़ी सी अलग है, बस इसमें अलग कुछ नहीं है। राज्य 1 और राज्य 2 की इसमें भी कहानी है। अब देखो, राज्य 2 की कहानी अगर बात करते हैं, राज्य 1 की कहानी, तो राज्य 1 को पूरा तरीका से स्वतंत्र है, पूरी तरीके से क्या है, ये स्वतंत्र, अपने देश की व्यवस्था के लिए नियम और कानून दोनों बना सकता है, इसको कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही साथ अपने देश के लिए राष्ट्राध्यक्ष भी चुन सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष भी चुन सकता है, मतलब मुखिया भी बना सकता है वो अपने देश का कोई भी को। लेकिन राज्य 1 की 3 शक्तियां याद रखना, कितनी शक्तियां, 3 शक्तियां। राज्य 1 की 3 शक्ति जो होगी वो उसके हाथ में नहीं होती है। मतलब राज्य 1 को सब करने का अधिकार है, लेकिन उसके पास जो 3 शक्ति है वो उसके पास नहीं होगी। तो किसके पास होगी, तो उन्होंने कहा कि भैया 3 शक्ति कौन कौन सा, रक्षा, विदेशी मामला, विदेशी मामला, विदेशी मामले हो गए, और संचार। ये 3 शक्ति राज्य 1 के पास नहीं होगा, ये तीनों शक्ति किसके पास होगा, राज्य 2 के पास। शक्ति किसका है, ये राज्य 1 का, लेकिन उसका प्रयोग कौन करेगा, राज्य 2। तो ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं, संरक्षित राज्य कहलाते हैं। ये सब करने के लिए तैयार है, ये जो है सब कर सकता है, स्वतंत्र भी है, नियम कानून सब बना सकता है, लेकिन उसको क्या चुनने का अधिकार नहीं है, मतलब कौन किस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, रक्षा, संचार और विदेशी मामले का शक्ति वो दूसरे देश के ऊपर निर्भर करता है। तो उसको कहा जाता है कौन सा राज्य, संरक्षित राज्य। क्लियर बात, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जो S2 का राष्ट्राध्यक्ष होगा वही S1 का कहलाएगा, S1 का ही कहलाएगा, उसको खुद को बनाने का अधिकार नहीं है। ये जो बनाएगा, ये राम है अभी यहाँ का, तो राम भी यहाँ का है। अगर मान लो यहाँ मोहन है तो मोहन भी वहीं का है।
ये बनाएगा अपना, कौन बनाएगा, H2, वही उसका कहलाएगा। समझ गया बात। जैसे बांग्लादेश हमारा औपनिवेशिक रहते तो हमारा राष्ट्रपति उनका भी राष्ट्रपति कहलाता। किनका, बांग्लादेश का। हाँ, अगर बांग्लादेश को हम औपनिवेशिक राज्य बनाते तो हमारा राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, तो वही उनका भी राष्ट्राध्यक्ष कहलाता। हाँ हाँ हाँ, अपना खुद चुनते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसका कोई महत्व होता नहीं है। हमारे देश में क्या महत्व है, राष्ट्राध्यक्ष। सुरक्षित राज्य नहीं है जी, वो संरक्षित राज्य है। हिमांशु जी संरक्षित लिखे, अरे ये संरक्षित है, याद रखना थोड़ा, ये संरक्षित है ना, ठीक तो लिखा था जी, संरक्षित राज्य। हाँ, संरक्षित राज्य के उदाहरण जम्मू कश्मीर खुद था जी हमारे पास। जम्मू कश्मीर था ना, जम्मू कश्मीर 2019 से पहले पूरा शक्ति उसी के पास था। हमारे पास रक्षा, विदेशी मामले और संचार बस थे। आपने सुरक्षित लिख दिया था ना, इसलिए मैं थोड़ा दिक्कत हो गया था। संरक्षित राज्य हो, ठीक। तो जम्मू कश्मीर भी थे, हम उदाहरण थे उसके। कुछ दिन के लिए सिक्किम बना था हमारा, सिक्किम पहले हमारा हिस्सा नहीं था, 1975 में हमारा हिस्सा बनता है, तो संरक्षित राज्य के रूप में आता है, हमारे ही देश में है इसका उदाहरण। समझ में आ रहा है बात, आगे बढ़े। हाँ, अच्छा थोड़ा बचे, ठीक है जी हिमांशु जी, आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा मैं आपको राजनीति विज्ञान के बारे में बताता हूं, प्रश्न यहां बनते हैं, थोड़ा सा बस 2-3 मिनट का है समझना। राजनीति विज्ञान के बारे में, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, ये थोड़ा सा बताता हूं आपको, समझो। राज्य का मतलब, राज का मतलब क्या होता है, राज्य, इसका मतलब क्या होगा, राज्य। नीति का मतलब होता है क्या, नियम, नीति का मतलब क्या हो गया आपका, नियम से संबंधित। और विज्ञान का मतलब होता है शोध, इसका मतलब क्या होता है, शोध। तो इसका मतलब क्या हुआ, राज्य के नियम का शोध करना। राज्य मतलब जहां 4 तत्व होंगे, तो राज्य के नियम का शोध करना क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। जैसे मैं आपको बताया था ना कि देश में, देश को चलाने की व्यवस्थाएं बहुत प्रकार की है, लेकिन उन व्यवस्थाओं के केवल अध्ययन करना क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान। तो खुद शब्द बोलता है कि राज्य के नियम का शोध करना ही क्या कहलाएगा, राजनीति विज्ञान कहलाएगा। समझना थोड़ा सा। अब देखो क्या हुआ, पहले हमारे जमाने में, आप पहले हमारे जमाने क्या, हमारे जो पूर्वज थे, आज से 500 साल या 700 साल पहले देखेंगे तो हमारे देश में राजा और रानी का शासन चल रहा था। या तो राजा शासन कर रहे थे या रानी शासन कर रहे थे। आप इतिहास थोड़ा बहुत जानते होंगे तो समझ में आया होगा आपको कि मुगल साम्राज्य था, दिल्ली सल्तनत था, ये सब पढ़े होंगे आप, ठीक है। मराठा शासन थे, इन्होंने क्या किया, हमारे देश में पूरा शासन किया है। अब जब पूरा विश्व में यही चल रहा था, कोई अलग व्यवस्था हमारे विश्व में थी नहीं, यही शासन व्यवस्था चल रहा था। हम प्रजा जो थी, राजा और रानी को हम भगवान की तरफ पूजते थे। हम ये मानते थे कि राजा और रानी को भगवान के द्वारा भेजा गया है और हमारे ऊपर क्या करने के लिए, शासन करने के लिए भगवान के दूत हैं। क्यों, क्या करेंगे, हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो हम भी जो राजा रानी थे उनको क्या भगवान की तरफ पूजते थे, यही हमारी कहानी थी। क्यों हम बोलते थे, तो हमारे उनके पास भैया ठाट बाट है, पैसा है, कौड़ी है, बस राजा महाराजा टाइप, राजा महाराजा तो ही हैं, उनके पीछे हजारों करोड़ों जनता पीछे हैं, सैनिक हैं। तो हम जानते थे कि भैया राजा और रानी भगवान की तरह हैं, उनको पूछते थे और उन्हीं वही हमारे देश की व्यवस्था को, अपने राज्य की व्यवस्था को चलाते थे। यही कहानी है। लेकिन वो राजा और रानी करते क्या थे, उनका 2 ही मकसद था, अपना क्षेत्र का विस्तार करना, भाई लड़ाई करो और अपना क्षेत्र क्या कर लो, बढ़ा लो, और दूसरा काम था अपने क्षेत्र की रक्षा करना। कोई राजा प्रजा के हित के बारे में नहीं सोचता था, प्रजा के हित के बारे में नहीं सोचता था, अपने हित के बारे में सोचता था। अब सिंपल सी बात है, 10 राजा में से 2 राजा अगर प्रजा के बारे में सोच भी रहे तो गेहूं के साथ कीड़ा रमजा जाता है ना, गौटिया हो, सिंपल सी बात है, तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो सिंपल सी बात, लेकिन राजा बहुत अच्छे थे ये जरूरी नहीं था उस समय। राजा क्या होते थे, केवल 2 मकसद, एक तो अपना क्षेत्र का विस्तार करो, दूसरा अपना क्या कर लो आप, क्षेत्र की रक्षा करो। लेकिन वो प्रजा के हितैषी नहीं हुआ करते थे,
कुछ राजाओं को छोड़कर। अब इसी को लेकर बात करते हैं तो इस राजाओं का विरोध करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसको भगवान मान लिए थे जनता। लेकिन पूरा विश्व में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था सुकरात, जिन्होंने पहली बार राजा का क्या किया था, विरोध किया था। और उन्होंने कहा कि राजा को हमेशा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। राजा का विरोध करने वाला एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था क्या, सुकरात। और सुकरात कहते हैं कि राजा को क्या होना चाहिए, हमेशा अच्छा होना चाहिए। राजा को केवल अपने हित या क्षेत्र के हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्षेत्र में रह रहे जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सुकरात की जब बात करते हैं तो सुकरात जो था निरक्षर व्यक्ति था। निरक्षर और अनपढ़, मतलब ना तो पढ़ा लिखा था, ना तो लिख सकता था, ना तो पढ़ सकता था, अनपढ़ था। लेकिन अब अनपढ़ व्यक्ति और निरक्षर व्यक्ति का बात कौन सुने रे भाई। आप ही कभी कोई ज्ञान दे दे, 10वीं क्लास पढ़ने वाला बच्चा, तो आप ही बोल दोगे तेरे से ज्यादा पढ़ा हूं मैं, तो मेरे को सिखाएगा। तो इसको निरक्षर व्यक्ति को कौन सुने, कोई नहीं सुनता था इसकी बात को। ना तो अपने बात को लिख पाता था, ना तो बोल पाता था। अगर लिख देता तो कागज वागज में लिख के सबको बता देता हो। ना तो लिखने आता था, ना तो पढ़ने आता था। निरक्षर व्यक्ति है, लेकिन बात सही कर रहा था। ये कहता था कि राजा क्या होना चाहिए, हमेशा प्रजा का हितैषी। लेकिन इसके बात को कोई ना कोई सुनने समझने वाला तो होगा ना, तो इसके बात को सुना और समझा और उसका एक शिष्य बन गया जिसका नाम था प्लेटो। उसका शिष्य कौन बना, आपका प्लेटो। इसके बात को पूरा समझा भी और सुना भी, और इसका शिष्य भी बन गया कौन, आपका प्लेटो। और प्लेटो पढ़ा लिखा व्यक्ति। और प्लेटो ने क्या किया, जो सुकरात के विचार थे, उस सुकरात के विचार को एक पुस्तक में लिख दिया। उस पुस्तक को नाम था द रिपब्लिक। द रिपब्लिक नाम से एक पुस्तक था। उस पुस्तक पर उन्होंने सब विचार को लिख दिया, किसके, सुकरात को, कि जनता तक ज्यादा से ज्यादा बात पहुंच सके। और इसी पुस्तक को पढ़ाने के लिए सुकरात के द्वारा एक स्कूल भी खोला गया जिसको कहा गया द एकेडमी, कि ये पुस्तक को यहाँ आके लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस मकसद से एक स्कूल खोला गया। उस स्कूल का क्या नाम था, आपका द एकेडमी नाम से एक स्कूल खोला गया। याद रखना कौन से नाम से, द एकेडमी नाम से एक स्कूल खोला गया। ठीक, एथेंस में है स्कूल। द एकेडमी नाम से क्या खोला गया है, स्कूल खोला गया। किसके विचार थे इसमें, सुकरात के। और पुस्तक का नाम क्या था, द रिपब्लिक। और एक और पुस्तक था द लॉस। द लॉस नाम के एक और पुस्तक थे। दोनों पुस्तक उनके द्वारा लिखित है, जिसमें सुकरात के विचार को संग्रहित किया गया है। अब ये स्कूल खोले और एक पुस्तक लिख दिया। तो इसी पुस्तक को पढ़कर, कौन से पुस्तक को, द रिपब्लिक, और इसी स्कूल से पढ़ के एक व्यक्ति निकला जिसका नाम हुआ अरस्तु। इसका नाम क्या हुआ, अरस्तु। और अरस्तु शिष्य बनता है किसका, प्लेटो का। किसका शिष्य बनता है, प्लेटो का। सुकरात का शिष्य बना प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य बना कौन, अरस्तु। अरस्तु यही पुस्तक पढ़ा है, यही स्कूल से पढ़ा है, और किसका शिष्य बनता है, प्लेटो का। और अरस्तु क्या करता है, तो अरस्तु सुकरात के कुछ विचार, प्लेटो के कुछ विचार, और अरस्तु अपना खुद का कुछ विचार नाम से एक पुस्तक लिखता है, जिस पुस्तक को कहा जाता है द पॉलिटिक्स। क्या कहा जाता है, द पॉलिटिक्स नाम से एक पुस्तक लिखता है। क्या लिखता है, द पॉलिटिक्स। और इस पुस्तक को लिखने की वजह से इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान का जनक। राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जनक। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राजनीति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, आपका अरस्तु को। किस कारण से, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम है उसका, द पॉलिटिक्स। और अरस्तु का एक शिष्य बनता है, जिस शिष्य का नाम होता है सिकंदर महान। पूरे विश्व को जीतने के इरादे से पूरे विश्व का भ्रमण किया, और भारत भी आया था, जम्मू कश्मीर तक आया था। और जम्मू कश्मीर से लौटते लौटते उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सिकंदर, ये उसकी कहानी है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सुकरात का शिष्य बना कौन, प्लेटो। प्लेटो का शिष्य बना अरस्तु, और अरस्तु का कौन बनता है, सिकंदर। कभी कभी क्रम पूछ देता है कौन किसका शिष्य है, क्या है, कैसे, तो थोड़ा ध्यान रखना। यहीं से कई प्रश्न बनते हैं आपके। पूछ देगा सुकरात का शिष्य कौन है, तो प्लेटो है। प्लेटो का शिष्य कौन है, तो अरस्तु है। अरस्तु का शिष्य कौन है, सिकंदर महान है। और इसको उल्टा कर लोगे, सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात। क्रम पूछा तो क्रम में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, अब सुकरात क्या बोलता है, तो सुकरात बोलता है राज्य वो अच्छा माना जाएगा, राज्य वो अच्छा होगा जहां के राजा अच्छे होंगे। कौन अच्छा होगा, राजा अच्छा। राजा का अच्छा होना जरूरी है, फिर राज्य ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बोलता है अच्छा हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, नरेंद्र मोदी जी अच्छे होंगे तो हमारा देश अच्छा होगा। अगर नरेंद्र मोदी जी अपने बारे में सोचेंगे तो देश के बारे में कौन सोचेगा। ठीक, ये एक चीज। दूसरा चीज, प्लेटो कहता है कि राज्य वो अच्छा होगा जिसकी जनसंख्या क्या होगी, निश्चित होगी। क्या होगी,
निश्चित, सिंपल सी बात है, इनका भी कहना सही है। मान लो भारत में भी 1.5 अरब जनसंख्या है, वही अगर मान लो 50 लाख जनसंख्या हो तो ज्यादा विकास हो पाएगा लोगों का, तो इनका भी कहना सही था। अरस्तु का मानना था राज्य वो अच्छा होगा जो समुद्र के किनारे हो। किसके किनारे हो? समुद्र के किनारे। ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे हैं वो राज्य अधिक गति से विकास करेगा। इनका भी कहीं ना सही था, क्योंकि उस समय क्या थे हमारे देश में, यातायात के एकमात्र साधन थे, वो क्या थे? समुद्र के माध्यम से आप करते थे। आपके पास गाड़ी मोटर जहाज तो था नहीं, तो आप किसके माध्यम से? नाव के माध्यम से व्यापार करते थे। तो कहते हैं कि भैया वो राज्य अच्छा होगा जो किसके किनारे होगा? समुद्र के किनारे। किनका कहना था ये? अरस्तु का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और कुछ ध्यान नहीं रखना है, इसी बस को ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक, ये गुरु किसका, शिष्य किसका, अगर पूछा गया तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, चलिए समझिए थोड़ा सा। अब आते हैं हम अपनी भारत की राज्य व्यवस्था में। भारत की राज्य व्यवस्था हमें पढ़ना क्या है? भारत की राज्य व्यवस्था, यही पढ़ना है ना, कि भारत को हमने क्या कहा है? राज्य कहा है। तो भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करना है हमें। क्या करना है? भारत की राज्य व्यवस्था समझना। अगर बात करते हैं तो व्यवस्था के लिए आपको क्या चाहिए जी? नियम और कानून। नियम और कानून चाहिए। क्या चाहिए? नियम और कानून। व्यवस्था के लिए क्या चाहिए? नियम और कानून। नियम और कानून मिलेगा कहाँ हमें? संविधान में। कहाँ मिलेगा? संविधान में मिलेगा ना। संविधान बनाएगा कौन? संविधान सभा। कौन बनाएगा? संविधान सभा। समझ में आया बात? यही पढ़े हैं ना अभी तक हमने। जहां एक क्षेत्र को क्या कहा है? राज्य। उस क्षेत्र का नाम क्या है? भारत। भारत की क्या देखना है? राज्य व्यवस्था। व्यवस्था के लिए क्या चाहिए? नियम और कानून। नियम और कानून कहाँ मिलेगा? संविधान में। और संविधान बनाता कौन है? संविधान सभा। यही पढ़े हैं ना। ये इसी क्रम से जुड़ते जाएगा, ध्यान रखना बस। छुट्टी मत मारना, छुट्टी मारोगे तो वीडियो देख के आना। ठीक, अब देखो, पहले मैं आपको बनाऊंगा संविधान सभा का गठन करेंगे। संविधान सभा कैसे बना उसके बारे में चर्चा करूंगा आपके सामने। समझ में आया बात? संविधान सभा भी क्या बनाएगा? संविधान बनाएगा। क्या बनाएगा? संविधान। उसके बाद वही संविधान सभा जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? नियम और कानून। किसको चलाने के लिए? राज व्यवस्था। व्यवस्था को चलाने के लिए क्या बनाएंगे वो? नियम और कानून। कौन बनाएंगे? संविधान सभा। उस नियम कानून के पुस्तक को क्या कहेंगे? संविधान। तो पहले हम किसका गठन करेंगे? संविधान सभा का। वही संविधान सभा क्या बनाएगा? नियम और कानून। क्या चलाने के लिए? राज्य की व्यवस्था। वही व्यवस्था को हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको क्या बारे में? संविधान सभा बना कैसे, संविधान सभा आया कैसे, बना कैसे, उसमें चर्चा करेंगे। संविधान सभा बन जाएगा तो देख पुस्तक बनाएगा नियम और कानून को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संविधान। और वही संविधान में हमारे देश के व्यवस्था को चलाने के क्या है? नियम और कानून। उसी को हमको क्या करना है? पढ़ना है। समझ में आया बात? चलिए समझिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। बात करते हैं तो ये आपका लगभग भारत है। और भारत की जब कहानी की बात करते हैं तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। सोना को तो पूरा ब्रिटेन ले गया और चिड़िया भी अब नंदा गया है जी। अब चिड़िया आपको दिखता नहीं है। दिखता है क्या? बावन चिड़िया दिखता है? नहीं, खत्म। एक आग दुक्का दिख गया, दिख गया। कौवा पूरा नंदा गया है, गाँव में नहीं दिखता है कौवा। ठीक है, पहले क्या करते थे हमारे घर गांव में? घर होता था कच्ची और उसमें होता था पर्ची। जानते हो पर्ची? और पर्ची में होता था ओपन किचन। ओपन किचन का कॉन्सेप्ट शहर में अभी आया है, गांव में पहले से है। पर्ची में क्या होता था जी? किचन होता था ना एक काउंटर में। अब उस पर्ची में जब खाना खाते थे, हमारा वो भी डाइनिंग एरिया था, अगर बोले तो खाना खाने का एरिया था, है नहीं? नहीं था जी। अब उसमें खाना खाते थे और ना आंगन में चना दाल चावल जो मर्जी वो सुखाते थे। और खाना खाते खाते ना कौवा का आवाज इतना इरिटेट कर देता था, काए 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 करके अंगना में आ जाता था। आता था ना। अब आप छत में सुखा दो, बैठ के सो जाओ, कौवच नहीं आएगा। कौवा पूरा नंद आ गया है। नंद आ गया तो समझ गया ना, विलुप्त तो हो गया है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। कौवा देखना मतलब आपकी सौभाग्य की बात है। वाहन चिड़ै देखा तो दिख भी जाएंगे गांव साइड, वो भी जंगल एरिया गांव साइड दिखेंगे। नॉर्मल गांव जो है, किधर है आपका गांव? हाँ, बार नौ पारन तो दिखेंगे ना। चिड़िया तो, चिड़िया उड़िया तो सुरक्षित। हाँ
वो सब आ जाएंगे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप ऐसे नॉर्मल गांव में जाओ, उधर कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है बात? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। सोने की चिड़िया में सोना खत्म है, चिड़िया भी क्या हो गया हमारे यहाँ, समाप्त। और इसी सोने की चिड़िया में इधर आप पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे अब भूगोल, तो इधर ही है नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक, इधर ही है आपका अन्नामुड़ी की पहाड़ी, अन्नामुड़ी, ठीक, और इधर देखेंगे आप अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, ये सब देखेंगे आप, ठीक, ये सब पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। और इसी पहाड़ी की जब बात करते हैं तो इसी पहाड़ी में हमारे यहाँ उच्च गुणवत्ता के मसाले मिलते थे, याद रखना, उच्च गुणवत्ता के जो मसाले हैं हमारे यहाँ प्राप्त होते थे। भारत में उच्च गुणवत्ता के मसाले प्राप्त होते थे। समझना, थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं मैं, क्योंकि संविधान का बनना इतिहास पर निर्भर है हमेशा। ये उच्च गुणवत्ता के मसाले मिलते थे, और इस मसाले पर यूरोपीय कंट्री जितने भी थे, ब्रिटेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांसिस हो गए, डच हो गए, ये सब का नजर किसके ऊपर था, हमारे देश के मसाले के ऊपर। वो चाहते थे कि भारत में आए और मसाले खरीदें और जाके कहाँ बेचे, यूरोप में व्यापार करना चाहते थे सब। व्यापारी कहाँ के, यूरोप के व्यापारी क्या करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। और इसी मकसद से अगर बात करते हैं तो भारत में यूरोपियों का आगमन होता है मसाले के व्यापार को लेकर। पुर्तगाल पहले आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटेन आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीस आते हैं। ये यूरोपियों का भारत में क्या होता है, आगमन होता है। किस मकसद से आते हैं, तो ये मसाले का व्यापार करने के मकसद से भारत में आते हैं। सबसे पहला यूरोपीय कौन आया था हमारे यहाँ, पुर्तगाली, वास्को डी गामा सुने होंगे, फिर डच आया, फिर ब्रिटेन आया, फिर डेनिश आया, फिर आया फ्रांसिस। ये यूरोपियों का भारत में आगमन है। लेकिन हमारे को जो लूटा है वो कौन है, ब्रिटेन। बाकी सब व्यापार करते थे, लूटने वाला कौन था हमें, ब्रिटेन। अब यही ब्रिटेन जब शोषण किया, तब हमने सोचा कि हमारे देश के लिए क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संविधान। अब समझिए यूरोपियों को मसाले की आवश्यकता क्यों थी। अब देखो गौटिया, अभी आ रहा है जुलाई, अक्ति तिहार हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया जी। अक्ति के बाद अब बावत वावत कर सकते हो क्या, किसानी चालू हो जाता है क्या अक्ति के बाद, खेत में का गाँव में नहीं होता है, अभी चालू हो गया होगा ना किसानी उसानी। क्या होता है, यही जून जुलाई के समय जो अक्ति के बाद होता है वो किसानी का दौर होता है। तो हमने किसानी करते हैं, आज से 10 साल पहले की कहानी आप सब जानते हैं। 10 साल पहले हम किसानी करते हैं, नवंबर दिसंबर तक धान को लूते हैं, बींचते हैं और बेच देते हैं, यही कहानी है हमारी। अब उसके बाद चना उना लगाते थे, और चना लगाया, फरवरी तक का कार्यक्रम खत्म, होली तक तो चना लुआ जाता है। लोना मतलब समझते हो ना, काट लेते हैं चना को। उसके बाद गर्मी आ जाता है, मार्च अप्रैल मई तक 3-4 महीना हम कुछ नहीं करते थे खेत में। अभी तो सब डबल फसल लगाने लग गए हैं, पानी के लेवल पर डाउन कर दिए हैं, ठीक है, धान का रेट बढ़ा है। तो पहले डबल फसल नहीं होता था, पहले क्या होता था, केवल नवंबर दिसंबर तक किए, फिर जब फरवरी मार्च तक चना लो लिए, उसके बाद 4 महीना बराबर खेत पूरा क्या रहता था, खाली रहता था ना। आज से 10 साल पहले देखो आप। अब जब हम नवंबर दिसंबर में जब मिंचते थे, कुटते थे धान को, तो उसके लिए हम कोठी बना के रखे थे गाँव में। कोठी था ना, कोठी आप देखे होगे, आने वाले अब बच्चे लोग कोठी नहीं देखेंगे, कोठी है ही नहीं अब गाँव में, पहले कोठी था। और कोठी क्यों रखे हैं कि आने वाले समय में हम किसानी नहीं करेंगे गर्मी में, तो उसको हम क्या करेंगे, खाएंगे। यही मकसद से रखे थे भाई। क्यों रखे थे धान वान को, क्योंकि आने वाले समय में हमारे लिए व्यवस्था हो जाए खाने का। अब यूरोपीय जो थे उन लोग तो कृषि जानते नहीं है, उनके यहाँ बर्फबारी है, उनके यहाँ 2 ही चीज है, या तो ठंडा या तो बहुत ठंडा। हमारा ही देश है जिसमें कितने प्रकार के वातावरण है, 3, ठंडी, गर्मी और बरसात। उसके यहाँ ठंडा है या तो बहुत ठंडा है, और बहुत ठंडा में बर्फबारी है, और ठंडा में बहुत ठंडा, जो हमारे यहाँ से ठंडा होता है उससे भी ज्यादा ठंडा है। अब इन लोग खाते थे मांस, क्या खाते थे, मांस। जब ठंडा है तो जानवर दिख रहे उसको मारे और खा लिए, लेकिन बहुत ठंडा है मतलब बर्फबारी हो रहा है तो जानवर भी कहीं ना कहीं क्या हो जाते थे, छिप जाते थे। कभी जानवर मिले कभी नहीं मिले। तो वो भी क्या चाहते थे कि अपने आने वाले जब बहुत ठंडी आएगा, जिस समय हमें हमारा यहाँ क्या होगा, बर्फबारी होगा, तो उस समय भी हम क्या कर सके, अपने लिए मांस मछली सुरक्षित रख सके। लेकिन किसी भी मांस को आप मार के रख दोगे, क्या करके रख दोगे, मार के रखोगे तो सड़ जाता है। अभी मछली मुर्गा लो और घर में रख दो, 2 दिन पूरा क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो उसको सुरक्षित करना है, और सुरक्षित करने के लिए हमारे यहाँ का जो मसाला है वो काम आता था। अगर हमारे मसाले को आप किसी मांस में लगा दो मरने के बाद भी, तो मांस कभी सड़ता नहीं था। जैसे हमारे यहाँ काली मिर्च है,
गोलकी, उसको कवक नहीं लगता है कभी, आप लगा दो उसको पीस के अच्छे से किसमें, मांस में, तो उसमें कवक नहीं लगेगा, फफूंद उसमें नहीं लगेगा। ये गुणवत्ता थी हमारे मसाले की। अभी के नहीं ना, अभी जाके लगा दिए, एक हफ्ता रख दिया, सब फफूंद लग गया। अभी का मसाला अब उतना गुणवत्तावान नहीं है, पहले के मसाले की बात करता था। और इसी को व्यापार करने के मकसद से कौन आना चाहता था, यूरोपीय। और सबसे पहले यूरोपीय कौन आता है, पुर्तगाल आता है। और पुर्तगाल जब आता है तो पहला 1498 में कौन आता है आपका, वास्को डिगामा। और जब आता है तो 1 रुपया का यहां से लेता है मसाला, तो उसको 60 में बेचता है, कहाँ, यूरोप में। 60 गुना ज्यादा लाभ कमाता है। और सब व्यापारी चाहते थे कि हम भारत आए या पूर्वी देश की ओर जाएं और मसाला खरीदें, और कहां बेचें, कहां बेचे, अपने देश में, और ज्यादा से ज्यादा क्या करा दें, लाभ कमा लें। क्या कमा लें, लाभ। और इसी के मकसद से कौन आना चाहता था, ब्रिटेन भी आना चाहता था भारत के साथ व्यापार करने। ब्रिटेन कैसे आया, क्या प्रक्रिया थी आने की, आने के बाद उसने क्या किया, कैसे हमारे देश को गुलाम बनाया, और गुलाम के बाद हम कैसे आजाद हुए, वो कहानी बताऊंगा कब, कल। ठीक। और जैसे हम आजाद हुए तो ब्रिटेन का एक अच्छा चीज ये था, आजाद देने के साथ साथ उन्होंने हमें संविधान सभा भी दिया है। मतलब एक ग्रुप बनाया और बोला कि अपने देश के लिए आप क्या बना लो, नियम और कानून का एक पुस्तक बना लो, मतलब संविधान बना लो, और उसी के अनुसार आपका देश का क्या करेगा, व्यवस्था चलेगा। तो ब्रिटेन हमें जाते जाते क्या दिया है, संविधान दिया है। कैसे दिया है, क्या दिया है, संविधान सभा कैसे आए हैं, वो चर्चा करूंगा मैं कब, कल। आज की कहानी होती है यही समाप्त। कल लाएंगे ब्रिटेन को कहां, भारत में। उसकी आने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कब, कल।